अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 हमारे पास चल रहा है। द चैप्टर नेम इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को समझा था। रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एंड द थर्ड जो टॉपिक था हमारा वो था टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था जिसपे उसने लेड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था और उसने सामने फोटोग्राफिक प्लेट लगाकर एक एक्सपेरिमेंट किया था और 3 अलग अलग किस्म के उसने रेस या पार्टिकल्स को वहाँ पर दरियाफ्त किया था। तो वो हमारे पास कौन से हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा। आज हम उसी टॉपिक की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, उन रेडिएशंस की, यानी अल्फ़ा, बीटा और गामा की रेडिएशंस को उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है, प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं और अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों की वो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके सामने लिख दी हैं ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपोजिशन की, यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ा रेज होती हैं, अल्फ़ा रेज इज कंपोज्ड ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन लाइक कंपोजिशन ऑफ हीलियम। अल्फा रेज जो होती हैं वो हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, जिस तरीके से हमारे पास हीलियम की एक कंपोजिशन होती है। हीलियम के अंदर भी आपको पता होगा 2 प्रोटॉन के, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। अगर हम इस तरीके से लिखें ये भी अल्फा पार्टिकल ही होगा, अगर हम इस तरीके से लिखें तो ये भी हमारे पास अल्फा पार्टिकल ही कहलाता है। 2 इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और 2 इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, जिनकी कंपोजिशन से हमारे पास क्या बनता है? अल्फा पार्टिकल्स बनता है और इसी को हीलियम न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो बीटा पार्टिकल्स कहाँ से? बीटा पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल जो है वो कहाँ, किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं? किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज गैमा। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आपने फिजिक्स के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो गैमा रेज हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिनकी जो वेवलेंथ होती है वो गामा रेज की बहुत ज़्यादा कम होती है, कम वेवलेंथ के ऊपर ये होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जैसे इंफ्रारेड रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, बहुत सारी वेव्स हैं। उसके अंदर ही हमारे पास जो गैमा रेज हैं, गैमा जो है एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये, ठीक है। तो कंपोजिशन आपको समझ आ गई कि ये हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, और जो कि बीटा पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं, और ये हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। अब मास की अगर हम बात करें तो मास जो है हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है, हम वही जो इस हीलियम का जो एटॉमिक मास है हम वही लिख सकते हैं 4amu, ये इसका मास है। और यहाँ अगर हम बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो बीटा पार्टिकल्स का जो मास है, जो मास इलेक्ट्रॉन का है, वही मास जाहिर सी बात है बीटा पार्टिकल्स का भी होगा, क्योंकि ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये निकलते तो कहां से हैं? न्यूक्लियस से निकलते हैं, और न्यूक्लियस के और ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जबकि बीटा पार्टिकल्स तो किससे मिलकर बने हुए? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है? कहाँ पर जो है, कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हमारे पास ये बीटा पार्टिकल्स निकले? तो बहुत सारे बच्चों को इसका जवाब नहीं पता होगा। तो याद रखें कि लेट सपोज के ये हमारे पास इसके अंदर इस न्यूक्लियस के अंदर 3 हमारे पास क्या है? प्रोटॉन है। ये मैंने 3 प्रोटॉन बना दिए और ये 3 मैंने आपके सामने न्यूट्रॉन बना दिए, ठीक है। अब इसी न्यूट्रॉन को मैं आपके सामने बड़ा करके यूं बना देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूट्रॉन होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है,
टूटता है तो उसके नतीजे में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन बनता कैसे है, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपस में मिलकर ये न्यूट्रल पार्टिकल बना देते हैं, इसलिए बीच में से डिसइंटीग्रेट होता है, प्रोटॉन भी इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। तो इस तरीके से इस फिनोमिना के थ्रू हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं और उसको हम बीटा रेस का नाम देते हैं, ठीक है। और इसका मास हमारे पास वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, 9.11 एक्सपोनेंट की पावर -21 kg, ठीक है, यहां माइनस आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें गामा रेस की बात करें, तो गामा रेस का जो हमारे पास मास होता है वो 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल होता है। थर्ड है हमारे पास, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है चार्ज। याद रखिएगा कि अल्फा पार्टिकल हमारे पास कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और जो गामा पार्टिकल्स होते हैं, गामा बेसिकली पार्टिकल नहीं होते, गामा जो है रेज होती हैं। अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं, जबकि गामा हमारे पास क्या है, रेज है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रल होती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, दे आर डिफ्लेक्टेड, यहां पर दे आर डिफ्लेक्टेड, अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है। एक खास जगह पर ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे अल्फा पार्टिकल। कहां शो करेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि ये खुद क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स है। बीटा पार्टिकल्स की बात करें, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये भी डिफ्लेक्शन मुड़ जाते हैं, बट टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये भी जो है डिफ्लेक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेकिन ये जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जाते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये मूव करते हैं। और अगर हम गामा पार्टिकल्स की बात करें, गामा रेस की बात करें, दे पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं करते, बिल्कुल सीधा पास थ्रू कर जाते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन पावर। लास्ट टाइम भी बताया था कि जो रेडिएशन है या किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकती हैं, तो इनकी जो आयोनाइजेशन, सबसे पहले अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करें, तो अल्फा पार्टिकल्स आयोनाइजेशन पावर अल्फा पार्टिकल की 100 टाइम ग्रेटर देन बीटा रेस, ठीक है। जो अल्फा रेस होती है उसकी जो पावर होती है, आयोनाइजेशन पावर होती है, वो 100 टाइम ग्रेटर देन बीटा रेस एंड 1000 टाइम ग्रेटर देन गामा रेस, ठीक है। तो इनकी आयोनाइजेशन पावर काफी ज्यादा होती है अल्फा पार्टिकल्स की। दे हैव लोअर आयोनाइजेशन देन अल्फा रेस। इनकी अल्फा रेस से जो है आयोनाइजेशन पावर कम होती है, और गामा रेस की अगर हम बात करें, दे हैव द लोएस्ट या लोअर आयोनाइजेशन पावर देन अल्फा रेस एंड बीटा रेस, और इसकी सबसे कम आयोनाइजेशन पावर होती है, बीटा रेस से भी कम और गामा रेस से भी, सॉरी अल्फा रेस से भी कम और बीटा रेस से भी कम। सबसे कम जो आयोनाइजेशन पावर होती है वो गामा रेस की होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन पावर की किस किस चीज से आर पार कर सकते हैं, तो जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, दे हैव लीस्ट पेनिट्रेशन पावर। सबसे कम पेनिट्रेशन पावर जो है अल्फा पार्टिकल्स की होती है, क्योंकि हर चीज को पार नहीं कर सकते। दे हैव मॉडरेट, अगर हम बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो बीटा रेस के अंदर दे हैव मॉडरेट पेनिट्रेशन पावर, यानी ये कुछ सब्सटेंस को क्या कर सकती हैं, पार कर सकती हैं, सबको पार ये भी नहीं कर सकती। और अगर हम गामा रेस की बात करें, दे हैव हायर पेनिट्रेशन पावर, इनकी सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है। आपके सामने एक पिक्चर चल रही होगी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अल्फा रेस है वो हर सब्सटेंस के अंदर से पास आउट नहीं कर सकती। बीटा रेस आप देख सकते हैं, बीटा रेस किसी न किसी सब्सटेंस के अंदर से पास आउट हो रही है। और अगर हम थर्ड की बात करें तो गामा रेस हर सब्सटेंस, मोटे से मोटे सब्सटेंस के अंदर से भी पार हो सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है स्पीड। तो स्पीड में सबसे पहले हम बात करते हैं गामा रेस की। गामा रेस जो है दे ट्रेवल एज फास्ट एज द स्पीड ऑफ लाइट। गामा रेस जो है स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से जो है ये ट्रेवल करती हैं, और लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 एक्सपोनेंट की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। अगर हम बीटा रेस की बात करें तो बीटा रेस जो है द स्पीड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट।
ठीक है, गामा रेस की स्पीड के बराबर ही होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है, मतलब बिल्कुल इक्वल तो हम नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट इक्वल यानी 19-20 का थोड़ी सी कम होती है बीटा रेस की स्पीड। जबकि अगर हम अल्फा रेस की स्पीड की बात करें, द स्पीड इज लेस देन बीटा रेस एंड गामा रेस। इन दोनों की स्पीड, जो अल्फा रेस की स्पीड होती है बहुत ज्यादा कम होती है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। बीटा रेस की और गामा रेस की अगर हम बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी जो स्पीड है यानी वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो इसकी होगी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसका यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। आपके सामने मैं पिक्चर चला दूंगा, उस पिक्चर में से आप इसके पॉइंट्स देख सकते हैं कि इसकी यूजेस कहां कहां पर मौजूद हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर इनको इन रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, उस बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इन रेडिएशंस का, ताकि अच्छे से अच्छी वेराइटी की क्रॉप्स हासिल की जा सके। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर इन रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बनाने के लिए इन रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी इन रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जो फूड की इंडस्ट्रीज हैं, बच्चों की कैंडीज की इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर जो है वो जो है पता लगा सके कि उन सब्सटेंस के अंदर कोई हार्मफुल चीज मौजूद तो नहीं है। एनालिटिकल मेथड से जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है, उस क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू पता लगाया जाता है और उसके अंदर जो है कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अगर मौजूद हो बच्चों की चीज़ों के अंदर तो उसको निकाल लिया जाता है, तो उसके अंदर भी इन रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जियोलॉजी के अंदर रॉक्स की स्टडी करने के अंदर भी हम इन रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि हम जो है फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं, डिफरेंट फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं, उनकी एज जानने के लिए भी हम इन रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे रेडिएशंस हैं, ये आपने सिर्फ रट्टा लगाना है, समझने की इसमें कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ समझाने वाली थी वो मैंने आपको समझा दी। तो आई होप कि ये जो रेडियो एक्टिविटी का जो टॉपिक है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसमें अंदर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।